क्या देख लिया था? एसी डायनेमो देख लिया था हम लोगों ने। एसी डायनेमो जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें एक फॉर्मूला आता था, समझो। फॉर्मूला डायनेमो तो हम लोगों ने सीख लिया। डायनेमो एसी डायनेमो में क्या सीखा था हम लोगों ने यार? एसी डायनेमो में कि भाई अगर कोई प्लेट है, फिर मैं उस पर टाइम बेकार करूंगा तो कोई फायदा होगा नहीं। कल तुम लोगों ने सीख लिया था, अगर कोई प्लेट है वो रोटेशन कर रही है 360 डिग्री, ये वाली बात, तो बस दो बातें याद रखना। आखिरी बार बोल रहा हूँ इस बात को मैं। ये ए बी और ये सी डी, ए बी डाउन, ए बी डाउन, ए बी अप, ए बी अप, दो बार डाउन, दो बार अप। जब कॉइल दो बार डाउन जाएगी तो एक डायरेक्शन में करंट मिलेगी, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगली बार में जब अप जाएगी तो अगर पहली बार में देखो, बिल्कुल 3 बजे ही फोन आता है सबका। मैंने बोला कि अगर ए बी डाउन सिंगल डायरेक्शन में अगर रोटेशन है तो मान लो करंट बनी पॉजिटिव। अगर दो करंट जो ऊपर जाएगी, कॉइल ऊपर जाएगी अप और अप, तो करंट जाएगी नेगेटिव। तो कॉइल की रोटेशन पे डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव होना। यहाँ हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है कि एसी डायनेमो में, हाँ मैं क्या पूछ रही थी, अगर हम लोग डाउन डाउन जा रहे हैं तो फिर हम लोगों ने उसको नेगेटिव साइड पे क्यों नहीं लिया? तुमने, मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि अगर ये सिचुएशन थी, अगर डाउन डाउन में हम नेगेटिव ले लेते हैं तो अप में हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वो तो खाली रिप्रेजेंटेशन है कि हमने बिल्कुल सेम, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। हम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव, हम तो बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को। तुम पॉजिटिव से शुरू कर दो या शुरू में शुरू कर दो। अगर बेटा डाउन डाउन में नेगेटिव होगा तो अप में अगली बार में पॉजिटिव होगा, फिर डाउन डाउन में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो तुम चाहे कहीं से भी उस चीज को शुरू कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। जो मन में है वैसा बना लो, उसमें चिंता मत करना। चलो, इसका एक फॉर्मूला आता है जो हमें फॉर्मूला प्रूव करना होता है। एसी डायनेमो में जो वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज जिसको हम लोग बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है, ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो कोई तुमसे पूछे कि इस समय डायनेमो में कितना वोल्टेज बनेगा, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस फार्मूले के बाद तुरंत एस इंडक्शन के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। उन कंसेप्ट से जनरली बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। एसी डायनेमो में हम आज फार्मूला सीखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। बेटा एक बात बताओ यार, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए। सुना है कभी? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? बी ए, बिल्कुल। और तुम लोगों को मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला सिखाया था, बी ए कॉस थीटा। क्या ये सुना है कभी बच्चे, हाँ या ना? यस सर। बेटा शांत रहोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, बता दे रहा हूं मैं, है नहीं। अब ये कोचिंग है, क्लास नहीं है कि ज्वाइन किया और खाना खा रहे हैं, नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा फिर तुम्हारा। ये ज्वाइन किया तो पढ़ना ही पड़ेगा 1 घंटा, ठीक है बेटा, ध्यान से सारे बच्चे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, इतना सब जानते हो। जल्दी से बताओ, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। जानते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी? यस और नो? यस सर। यस सर। ये कहाँ से आया? तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। देखो, एक बच्चे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सारी बातें जो होती हैं वो लीनियर के लिए होती हैं। कोई चीज रोड पर चल रही है सीधे 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 सीधे, तो उसकी डिस्टेंस डी है, उसकी स्पीड एस है, टाइम टी है। लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में चल रही है, गोल गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में रोटेटरी कंडीशन में
डिस्टेंस जो होता है वो थीटा से शो करते हैं। मान लो कोई चीज यहाँ थी और यहाँ पहुंच गई, तो कितना चली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। जो सिंपल डिस्टेंस हुआ करती थी लीनियर में d, आज वो एंगुलर हो गई, उसको थीटा कहते हैं। स्पीड ऐसे नहीं होती, अगर कोई चीज चल रही है एंगुलर स्पीड, उसको हम ओमेगा कहते हैं, और टाइम तो टाइम रहता है, इसलिए एंगुलर कंडीशन में स्पीड हो गई ओमेगा और टाइम हो गया t, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर होगी बात? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। हाँ या ना? हाँ या ना भैया? हाँ या हाँ ना? सर। बताओ। यस थीटा सर। इक्वल टू ओमेगा टी। हाँ, तो बच्चे जरा आराम से सीखना। थीटा इक्वल टू मैंने यहाँ ओमेगा टी लगा दिया, तो बेटा देखो फाई इक्वल टू कितना हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ जो कॉइल घूम रही है कॉइल, उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बहुत ही आसान। ये हम जानते हैं E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स लाने के लिए मैंने क्या किया, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तुम लोग जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का। थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, लगा दो यहाँ, तो फाई इक्वल टू हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, लगा दो यहाँ। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। अब इस सारे फाई की वैल्यू को यहाँ लगाओ, आगे फाई की वैल्यू को यहाँ लगाते हैं, तो E इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये हो गई फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू कितनी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, बात खत्म। तो E इक्वल टू, अब तुम देखो डिफरेंशिएशन किसका किसका होगा, n का नहीं होगा, b का नहीं होगा, a का नहीं होगा, बाहर निकाल लो इनको, तो एन बी ए बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन केवल d अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का होगा। अब तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, जल्दी से बताओ कॉस ओमेगा टी का इनटू बताओ क्या होता है। ओमेगा। सर इनटू ओमेगा भी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कॉस ओमेगा टी का तो हो गया माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर से, तो कितना आया, इनटू ओमेगा। बहुत बढ़िया। जैसे साइन 2 थीटा होता तो उसका कॉस 2 थीटा होता तो उसका माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से तो 2 थीटा का 2, तो माइनस कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा को इधर ले आओ, E इक्वल टू माइनस एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो फॉर्मूला आता है, यही वो वोल्टेज की फॉर्मूला है, यही वो वोल्टेज की इक्वेशन है जो जनरेटर में जनरेट हो रही होगी, जो डायनेमो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा, पैदा कर रहा होगा, डेवलप कर रहा होगा, वो वोल्टेज का फॉर्मूला ये है। अब देखो ना यार, जो n है कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट को मैं E नॉट कह देता हूँ, तो फॉर्मूला बना E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बात खत्म। तो कोई तुमसे पूछे कि भैया ये बताओ, जो डायनेमो में वोल्टेज बनता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, या इंड्यूस वोल्टेज बनता है, वो कितना बनता है, तो तुम कहोगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा एट साइन ओमेगा टी, यही वोल्टेज बनता है किसके अंदर, डायनेमो के अंदर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत जल्दी हम चेंज करते हैं टॉपिक को, जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट फटाफट, तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो कोई डेफिनेशन? यस सर। नो डेफिनेशन, ये तो फॉर्मूला डेरिवेशन है, इसका कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है। कोई बस तुमसे कोई पूछ सकता है कैसे प्रूव किया, हाउ विल यू प्रूव द इंडक्टेंस, या क्या कह सकते हो तुम उसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एसी डायनेमो, देन दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस, दिस इज द मेथड टू प्रूव द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एसी डायनेमो। कुछ नहीं, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी फ्रॉम फैराडे लॉ, और हम जानते हैं वी नो दैट, ये फिर सब चीज सॉल्व कर दिया, आंसर। कोई डेफिनेशन नहीं, इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। चलो भाई, अब हम कंसेप्ट पे आते हैं, स्टार्ट। अब जरा दिमाग, कान, मुंह, आंख, दांत सब खोल खाल के बैठना थोड़ी देर। अब
ये कंसेप्ट सीखने के सर लिए। ई नोट कैसे आया था? ये सब कांस्टेंट है, इन वो सारे कांस्टेंट को constant। मैंने ई नोट मान लिया, सबको कांस्टेंट को मैंने अकेला ई नोट मान लिया। इतना ड्रामा कौन लिखता रहेगा, इसको ई नोट कह दिया मैंने, ई नोट। बात ही खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, मतलब देखो, कॉपी पेन लेके बैठा वैल्यू करो। क्या है उसकी, ई नॉट की? ई नोट की वैल्यू डिपेंड करती है एन के ऊपर, ओमेगा के ऊपर, बी के ऊपर, ए के ऊपर। उनकी जो वैल्यूज होगी उनको मल्टीप्लाई करके ही ई नोट आएगा, या पेपर में डायरेक्ट उनको ई नोट दिया होगा, जिसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज कहते हैं, वो ई नोट होगा। वो जो भी हो वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। चलो भैया स्टार्ट। पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 1 सीखो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट देखो। मान लो सर मेन चैप्टर खत्म। मेन चैप्टर खत्म, कंसेप्ट पे आ जाओ। वो जो सर एक वो भी तो था, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करके एक आपने करवाया था, वो नहीं करना जिसमें है। वो तारे से बनाई थी। हाँ मुझे पता है ये, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। हाँ सर। ठीक है, हाँ ये कंसेप्ट में आएगा, ये सब कुछ कंसेप्ट में आएगा, ये कंसेप्ट में आएगा। एक एडी करंट है वो कंसेप्ट में आएगा, सब ये सारी चीजें कंसेप्ट में डाल दिया मैंने। बाकी चैप्टर नहीं कुछ। अब ये कॉइल है, इस कॉइल के बगल में एक वायर रखा है, वायर है ए बी। इस वायर में एक करंट चल रही है, इस वायर में एक करंट चल रही है, करंट चल रही है आई, आई करंट चल रही है। और जो करंट है, जो करंट है वो है 2 एम्पियर स्टीडी करंट, स्टीडी करंट, 2 एम्पियर स्टीडी करंट। तो तुमसे पूछते हैं कि जो ये बी कॉइल है, इस बी कॉइल में कितनी करंट बनेगी, किस डायरेक्शन में करंट बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, बताइए। सबसे पहली चीज, सर स्टेडी करंट कितनी क्या हुआ? करंट बनेगी। स्टीडी का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टीडी का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। स्टीडी करंट चल रही है इस वायर में, इस वाले वायर में। तो तुमसे कह रहे हैं इस बी वाले वायर में, बी वाले वायर में कितनी करंट बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ये दोनों बातें, तीनों बातें बताइए। डायरेक्शन बताइए और कितनी बनेगी, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाओ थोड़ा दिमाग। क्लॉकवाइज बनेगी इसमें करंट कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, बताओ। क्लॉक, एंटी क्लॉक या क्लॉक, क्या बोला? एंटी क्लॉक। जल्दी बोलो। एंटी क्लॉक बनेगी। लो भैया, एक बेटी का आंसर आ गया, एंटी क्लॉक बनेगी। बाकी लोग बताओ। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक बनेगी। एंटी क्लॉक बनेगी सर। यार एंटी क्लॉक बनेगी, सब एंटी क्लॉक वाली है यार। एक ने आंसर दिया तो सब भेड़ चाल, कुछ क्लॉक भी बोलो। सब एंटी क्लॉक बोलोगे तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। एंटी क्लॉक बनेगी, गुड यार, तुम लोगों ने तो पता लगा लिया। और बताओ, और कोई बच्चा सोच के बताओ। कोई क्लॉक की तरफ भी जाओ, मेरे साथ आओ। क्लॉक, मैं तो क्लॉक कह रहा हूं, बताओ। मत बताओ, अब मैं बताता हूँ, सुन लेना ध्यान से। अब मैं बताता हूँ, सुनो। जो करंट बनेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, सुनो। कितनी होगी? 0। कितना मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? 0। ये करंट बनेगी, बनेगी ही नहीं। तुम क्लॉक और एंटी क्लॉक कह रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ कि करंट फ्लक्स में बनेगी चेंज ही नहीं आएगा। ना क्लॉक ना एंटी क्लॉक। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? ये देखो ध्यान से। अरे सर आपने मैंने कहा ऑप्शन ही ऐसे दिए सर, नन ऑफ दीज देना चाहिए था, तब तो बोल दो सर। हाँ बेटा, सारी गलती तो मेरी ही है। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि सोचो जरा, क्वेश्चन को देख के बोला करो। ये वायर है, इस वायर में करंट कैसे चल रही है? कांस्टेंट, मतलब स्टीडी। स्टीडी या कांस्टेंट करंट चल रही है, और कांस्टेंट करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, नॉट वेरिएबल। और इस वाले वायर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको कट करेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ यार। इस वाले वायर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो इसको कट करेगा। मान लो कट करता है,
लेकिन इसका जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो तो कांस्टेंट है। मान लो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है 100, इस वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स है 100 और यही 100 इसको कट करता है। 100 कट कर गया, इस समय भी 100, आधे घंटे बाद भी 100, कल भी 100, परसों भी 100, जिंदगी भर 100। तो जब यहाँ पे शुरू में भी 100 और बाद में भी 100, तो 100 और 100 का डिफरेंस कितना? 0। तो फ्लक्स में चेंज कितना आया? 0। फ्लक्स में चेंज आया 0। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? d∅dt। फ्लक्स है 0, 0/t, तो E = 0। तो वोल्टेज कितना बना? 0। और जब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। बात खत्म। बच्चे समझ में आया? कुछ नहीं आया? अभी 2 साल पहले पेपर में पूछा था ये। 2 साल पहले का सैंपल पेपर उठाना, 2 साल पहले का सैंपल पेपर उठाना और देखना, उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, ओनली 1 मार्क्स, कि बिल्कुल यही था कि एक वायर दे दिया और एक वायर में कांस्टेंट करंट चला दी और कांस्टेंट करंट चला के पूछा इसमें कितनी करंट बनेगी, बताओ, डायरेक्शन बताओ। अब बच्चा परेशान, कहाँ डायरेक्शन बताओ? आंसर कितना? 0, क्योंकि नो चेंज बिकॉज द करंट इज स्टेडी, तो नो फ्लक्स चेंज। व्हेन द फ्लक्स चेंज इज 0, वोल्टेज इंड्यूस इज 0, करंट विल बी 0 आल्सो। बात खत्म। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, जल्दी से। हो गया? यहाँ पे क्या बात थी कि नो फ्लक्स चेंज, हेंस नो करंट इंड्यूस्ड। बात खत्म। पहले वो अगर फ्लक्स में कहेंगे ना, चेंज नो नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, उसके सर बाद आएगा शुरुआत करंट। में तो होगी ना इंड्यूस। अरे यार करंट पूछा था उसने, वो तो अंडरस्टूड है ना, बीच में वोल्टेज बना होगा। फ्लक्स चेंज नहीं, उसने क्वेश्चन करंट के लिए पूछा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर करंट को दूंगा। वो तो अंडरस्टूड है कि करंट 0 होगी, जब करंट नहीं बनेगी तो उसका तो वोल्टेज भी नहीं बना होगा। पूरा कौन रामायण लिखता है 1 नंबर में? नो फ्लक्स चेंज हेंस नो करंट इंड्यूस। बात खत्म। लो भी स्क्रीनशॉट, हटाता हूं इसको मैं। चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस आंसर अलग आएगा। अब तुम लोगों को समझना है और याद रखना, ये नहीं कि आज भूल जाए शाम तक इसको, पढ़ो ही नहीं बिल्कुल भी, सब खा के जंगली हुए जा रहे हो। देखो नेक्स्ट, अगर करंट कांस्टेंट नहीं होती तो? मैं वहीं आ रहा हूँ बेटी। देखो अब 2 डायग्राम लूंगा मैं, 2 कंसेप्ट है एक साथ 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा। करंट कांस्टेंट नहीं है तो एक वायर, ये वायर सर्कुलर लूप, दूसरा वायर और ये सर्कुलर लूप। अब करंट कांस्टेंट नहीं है, यही मैं सिखाना था। अब जो करंट है वो कुछ ऐसी है। कुछ समझ में आया? ए और ये बी, क्या डायग्राम बताता है? इंक्रीज कर रही है। बहुत बढ़िया, गुड। आपको समझ में आया? ए से बी डिक्रीज हो रही है करंट डिक्रीज हो रही है। 2 कंसेप्ट ये आते हैं और एक तुम सीख चुके, इसमें 3 ही कंसेप्ट बनते हैं, चौथा कुछ है नहीं। देखो यार, ये करंट इंक्रीजिंग, अब डर लग रहा है मुझे सिखाने में कि तुम लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज वो छोड़ो अभी, छोड़ो। ये करंट इंक्रीजिंग, जरा ध्यान दो। इस करंट की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताओ वो इंक्रीज होती जाएगी कि डिक्रीज होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग, देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स विल आल्सो बी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली और रैपिडली। बात खत्म। अब ध्यान दो ना यार, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है वो इसको कट कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है वो इसको कट कर रही है। और जरा ध्यान दो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, राइट हैंड रूल लगाओ जरा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को जब कट करेगी तो इनसाइड जाएगी कि आउटसाइड जाएगी? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। तुम्हें ये पता चल गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख रहा हूं मैं, इनसाइड इंक्रीजिंग है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसमें इनसाइड इंक्रीजिंग है। तो इस कॉइल में करंट ऐसी बनेगी कि वो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। मतलब इस कॉइल में करंट ऐसी बनेगी कि उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से बाहर आए।
चलो मान लो मैंने इसमें करंट ऐसे चला दी क्लॉकवाइज, मुझसे गलती हो गई कि मैंने क्लॉकवाइज चला दी, ऐसे चला दी। अब आंसर चेक कर लो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही थी इंक्रीजिंग, इनसाइड इंक्रीजिंग, इनसाइड इंक्रीजिंग। हम ये चाहते हैं कि इस कॉइल में ऐसी करंट चले कि इस कॉइल की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, इधर से मतलब नहीं तो मैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो आउटसाइड हो, इस करंट की वजह से आउटसाइड हो। अब तुमने क्या बनाया है, करंट जा रही है इधर, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। सही है कि गलत है बताओ, सही है कि गलत है? गलत है, मतलब एंटी क्लॉक है। इसमें क्लॉकवाइज में इनसाइड होगी और एंटी क्लॉक में आउटसाइड होगी। बस अब देखो, हम चाहते थे कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आए, हमने बना दी गलती से गलती, तो देखो अब क्या हो रही है, इनसाइड। इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत है, ये सब डायरेक्शन को मुझे पलटना पड़ेगा, इन सारे डायरेक्शन को मुझे पलटना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब तुम देखो, मन करे तुम यहाँ पे रख दो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगते ही इधर क्या इनसाइड, इधर इनसाइड, इधर आउटसाइड, थंब के इधर इनसाइड और थंब के इधर आउटसाइड, थंब के इधर आउटसाइड, इधर इनसाइड इधर आउटसाइड। इसका मतलब आंसर क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बता एंटी दो, क्लॉक समझ नहीं आया। आया अच्छे से। देखो समझना ध्यान से, अब खुद ही समझाओ, खुद ही समझो। मतलब देखो, मैंने बोला कि इस वाले वायर में, इस वाले वायर में सर्कुलर लूप में इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस वाले कॉइल में इनसाइड है कि आउटसाइड है बताओ, बोलना जरूर, लेकिन खाली Inside. इनसाइड। इस इनसाइड है इसकी, और मैं चाहता हूँ वो भी इनसाइड कैसी है, इंक्रीजिंग है। यहाँ जरूर ध्यान देना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, इंक्रीजिंग है। और अगर इंक्रीजिंग है इनसाइड, तो मैं चाहूंगा जो इसकी करंट बने, इसकी जो कॉइल बने करंट में, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो आउटसाइड आए, आउटसाइड है। इंक्रीजिंग इनसाइड का अपोज कैसा, आउटसाइड, इनसाइड का अपोज कैसा, आउटसाइड। तो इस कॉइल में ऐसी करंट होनी चाहिए कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक करंट बनाई, यहाँ एक करंट बनाई इस तरीके से कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके से, इस एरिया से आउटसाइड आएगी। यार तुम लोगों को राइट हैंड थंब रूल लगाना आता है ना कि नहीं आता? ये बताओ, सिखाया तो था मैंने। यस सर। मैंने यहाँ थंब रख दिया, मैंने यहाँ थंब रख दिया। जब मैंने यहाँ थंब रख दिया, इधर फिंगर्स हो गई, जिधर फिंगर्स होती हैं उधर इनसाइड कहते हैं, जिधर फिंगर्स नहीं होती हैं उधर आउटसाइड कहते हैं। इतना ध्यान रखो बस। तो अब करंट की डायरेक्शन हो गई थंब की तरफ, तो इधर इनसाइड इधर आउटसाइड, और हमें चाहिए भी कैसी थी, आउटसाइड। हमें चाहिए थी आउटसाइड क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड इंक्रीजिंग। इनसाइड इंक्रीजिंग का अपोज हमेशा याद रखो कैसे करोगे, इनसाइड इंक्रीजिंग का अपोज कैसे करोगे, आउटसाइड करके। अगर इनसाइड इंक्रीजिंग है तो उसका अपोज आउटसाइड। इसका मतलब यहाँ पे करंट कैसे चली, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने एक वायर इधर रख दिया, यहाँ पे बताओ करंट कैसी होगी। एक वायर मैंने यहाँ रख दिया, इसमें कैसी होगी बताओ, करंट कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज। सोच के बोलना यार जरा, सोच के बोलो। हाँ सर। क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉक। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल में कैसे निकलेगी, आउटसाइड। बताइए बात, आउटसाइड। कैसे निकलेगी, आउटसाइड। क्या है ये, हाँ, इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसे निकलेगी, आउटसाइड। क्यों? क्योंकि इधर इनसाइड तो इधर आउटसाइड। अब इस कॉइल में करंट ऐसी चलनी चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो और इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है आउटसाइड। इसका मतलब खुद की जानी चाहिए इनसाइड, खुद की जानी चाहिए इनसाइड। तो करंट ऐसे चलेगी, करंट ऐसे चलेगी, करंट ऐसे चलेगी। अब देखो आगे इनसाइड, थंब रख दूं, थंब रख दिया, थंब करंट की तरफ और फिंगर मेरी इनसाइड, इनसाइड। इसका मतलब इधर कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। बात खत्म, आंसर आ गया। तो ये याद रखना, अगर करंट इंक्रीजिंग और ऊपर की तरफ अगर इनसाइड इंक्रीजिंग है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होनी चाहिए, तो एंटी क्लॉक। और आउटसाइड इंक्रीजिंग है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होनी चाहिए, क्लॉक। आंसर क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे करंट ए से बी में डिक्रीज हो रही है, ए से बी में डिक्रीज हो रही है।
बताओ इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉक क्यों? क्यों? क्योंकि अगर वो उस साइड को डिक्रीज हो रही है तो मतलब वो आउट इनसाइड जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग आउटसाइड। वो वाली क्लॉकवाइज है सर। नहीं ये सर, वाली डिक्रीजिंग। तुक्का मत हाँ लगाना सर, यार, कंसेप्ट सीखना। क्लॉकवाइज है। अब देखो छोटी सी कंसेप्ट है इसमें जरा। अगर मान लो कोई भी चीज ईस्ट में इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज कैसे करोगे? वेस्ट में डिक्रीज करके। अगर कोई भी चीज ईस्ट में इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज कैसे करोगे? वेस्ट में डिक्रीज करके। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज नीचे की तरफ डिक्रीज करके। अगर कोई चीज नॉर्थ की तरफ इंक्रीज हो रही है तो अपोज कैसे करोगे? साउथ की तरफ डिक्रीज करके। लेकिन अगर कोई चीज ईस्ट में डिक्रीज हो रही है, ईस्ट में डिक्रीज हो रही है, उसका अपोज कैसे करोगे? वेस्ट में या ईस्ट में ही? ऑपोजिट साइड डिक्रीज करके। बस यही सिखाना है। अगर तुम बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अब तुम जा रहे हो सामने की तरफ ईस्ट में, अचानक से सामने कोई आ गया, तुमने ब्रेक लगाया, बाइक या स्कूटी की स्पीड कम हो गई ईस्ट में, अब तुमने फिर एक्सेलरेटर दिया, तो तुम्हारे एक्सेलरेटर देने के बाद क्या तुम्हारी स्कूटी वेस्ट में चलने लगी या ईस्ट में चली? हाँ या ना? ईस्ट में चल। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसका अपोज उसी उसी डायरेक्शन डायरेक्शन में इंक्रीज किया जाता है। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिशन उसी डायरेक्शन में होता है। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डिक्रीजिंग है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डिक्रीजिंग है तो उसका अपोज भी इनसाइड ही होगा। यहाँ क्या था? इनसाइड, तो उसका अपोज आउटसाइड। यहाँ आउटसाइड तो उसका अपोज इनसाइड। इंक्रीजिंग था इसलिए ऐसा था, इंक्रीजिंग था इसलिए ऐसा था। लेकिन अगर ये होता, यहाँ पर देखो क्या है, इनसाइड डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीज हो रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, वो इसको कट कर रही है, वो इसको कट कर रही है। और यहाँ जरा बताओ, इनसाइड इस बार इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इनसाइड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीज। इनसाइड डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग है। इनसाइड डिक्रीजिंग है और डिक्रीज का अपोज किधर होता है? उधर ही। इनसाइड डिक्रीजिंग है तो इसमें करंट ऐसी चलनी चाहिए, इसमें करंट ऐसी चलनी चाहिए, इसमें करंट ऐसी चलनी चाहिए कि खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड ही जाए, क्योंकि डिक्रीज का अपोज उसी डायरेक्शन में होता है। इनसाइड डिक्रीजिंग का अपोज अंदर ही होगा, इनसाइड ही होगा। तो कैसे चलेगी? क्लॉकवाइज चलेगी। क्या कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया। आगे बढ़िया। तो बस छोटी सी बात थी, जिस डायरेक्शन में कोई चीज डिक्रीज हो, मेरा बच्चों सीख लेना यार, जिस डायरेक्शन में कोई चीज डिक्रीज हो उधर ही उसको इंक्रीज कर दो। इनसाइड है तो डिक्रीज तो इनसाइड ही इंक्रीज, आउटसाइड डिक्रीज तो आउटसाइड ही इंक्रीज। तो बताओ, यहाँ बताओ करंट कैसे चलेगी? क्लॉक या एंटी क्लॉक? यहाँ एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। एंटी-क्लॉक। बोल एंटी दोगे इसको क्लॉक। उल्टा बोलो। एंटी एंटी क्लॉक। क्यों एंटी क्लॉक? क्यों? क्योंकि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है? आउटसाइड डिक्रीजिंग। आउटसाइड। इस आउटसाइड ही होगा। इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डिक्रीजिंग, और इसकी करंट मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे चले? आउटसाइड ही, तभी तो उसका अपोज होगा। कैसे चलेगी? एंटी क्लॉक। बात खत्म। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक इस तरीके से चलेगी। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? आउटसाइड आएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? आउटसाइड आएगी। इसकी कैसे आएगी? आउटसाइड आएगी। क्या आउटसाइड चारों आएगी तो कंसेप्ट इंक्रीज होगी। डिक्रीज का अपोज कर जाएगी, डिक्रीज का अपोज कर जाएगी, इंक्रीज करके ही करेगी लेकिन डिक्रीज का अपोज कर जाएगी। सोचो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? आउटसाइड डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का अपोज क्या होता है? उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करके, तो आउटसाइड इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या था? इनसाइड डिक्रीजिंग, इनसाइड डिक्रीजिंग का अपोज कैसे करोगे? इनसाइड इंक्रीजिंग, इनसाइड इंक्रीज करके। नहीं बात समझ में आई? यस और नो? बताओ आगे आगे की नहीं आई? सर स्क्रीनशॉट लो फिर जिसका, जल्दी से। हाँ जो फर्स्ट वाला केस है फिर उसमें जो हमारी करंट कॉइल में बन रही है वो आउटसाइड डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी? यहाँ पे हाँ सर। अगर पहले इंक्रीज था
तो अब डिक्रीज हो जाएगा। अगर पहले डिक्रीज था तो बाद वाला इंक्रीज कर जाता है, इतना याद रखो। अगर ये इंक्रीज था तो हमारी वजह से डिक्रीज होगा, और इसकी वजह से डिक्रीज था तो हमारी वजह से इंक्रीज होगा। बात खत्म। कंसेप्ट क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट पे ध्यान दें हम। स्क्रीनशॉट। ये कंसेप्ट सिखाने में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो सब चीजें आसान होती है दुनिया में। एक मिनट। लाइट चली गई यार। बहुत जीवन में दुख है। बस 10 सेकंड रुक जा बच्चे, 1 मिनट, तब तक कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। अगर पहले बात खत्म हो जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।